नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार विक्रांत और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 80 बारों का प्रॉब्लम 40 से आगे, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था 40 तक 80 बारों का प्रॉब्लम। आज सॉल्व करेंगे 40 से आगे। तो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 41 में आपको एक्चुअली हमने लिख चुका है पहले ही। सवाल में ये दिया गया था कि एक रॉड है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है, उस पे चार्ज 50 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बोला गया कि आपको उसके दोनों एंड से, इस एंड से भी और इस एंड से, दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इस एंड से भी और इस एंड से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यही पॉइंट है, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ठीक, तो यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं। वो क्या आया था? 2E cos थीटा आता था। एक्चुअली देखिए ना, इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E, इधर वाला E, दोनों का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका इधर वाला कंपोनेंट E sin थीटा, इसका इधर वाला E sin थीटा कट जाएगा। सिर्फ इधर वाला क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसका इधर E cos थीटा, इसका इधर E cos थीटा, 2E cos थीटा। 2E cos थीटा का क्या फॉर्मूला था वो हम देखेंगे। तो उस फॉर्मूले में हमें इस D का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम निकाल लेंगे। ये 10 और ये रॉड का मिड पॉइंट से लिए, तो यहाँ से यहाँ 5, तो ये D बराबर क्या आ जाएगा? 5√3 हो जाएगा। सब थोड़ा जल्दी में, अरे जल्दी में नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, E बराबर फॉर्मूला बताया था Q/2πε0, है ना जी, और D इंटू 4D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कुछ याद है? ऐसा ही बताए थे ना। चलिए, जब ऐसा ही बताए थे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो अब सारा कुछ पता है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, वैल्यू तो रखिए, क्या हो जाएगा? Q का वैल्यू कितना है? 50 माइक्रोकूलम। तो रख दो भाई 50 गुने 10 के पावर -6। 1/2πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 का 9 × 10 टू द पावर 9। तो 1/2πε0 का क्या हो जाएगा? 18 × 10 टू द पावर 9। 18 × 10 टू द पावर 9। ठीक, चलिए D का वैल्यू क्या है? 5√3 सेंटीमीटर में है। तो 5√3 सेंटीमीटर के लिए क्या कीजिएगा? मीटर में बदलने के लिए, ये सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए क्या? 100 से भागा। 100 से यहाँ भागा तो यहाँ ऊपर चला आएगा, चला आएगा। ओके, इसको देखिए 4D स्क्वायर, तो 4D कीजिए इसको। तो आपको एक्चुअली क्या करना है? 4D स्क्वायर, यानी D स्क्वायर करने के बाद आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको D स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 75। और 75 गुने 4 कितना होता है? 300 प्लस L स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। और देखिए ये भी क्या है? ये भी तो आपको सेंटीमीटर में है ना, इसको भी मीटर में लिया तो 100 से भागा दीजिए तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बोले सर रूट में 100 से भागा देंगे तो 10 ही में बाहर निकलेगा। बहुत मार खाओगे। अरे भाई D स्क्वायर L स्क्वायर है ना, इसको रूट से निकाल के सोचिएगा तो क्या? D और L। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो आपको रूट से बाहर डिवाइड करेंगे ना। चलिए अब कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपको 2, है ना। देखो ना 20 होगा ना ये। चलिए तो इसको पहले देख लीजिए, तो 18 25 90, और ये क्या लगेगा? 10 के पावर -6 है, तो 10 के पावर 3, 10 के पावर 5, 10 के पावर 7। चलो 10 के पावर 7 बाई, इधर में 5√3, और ये क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। 5√3 गुने 20 कट गया, 5 दूनी 10, है ना। तो ऐसा हो जाएगा कि आपको ये हो जाएगा 9, सब सही किए है ना? देख लीजिए, जीरो फिरो नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है डाटा में।
तो 9 बाई ये हो जाएगा, ऐसा क्या आ जाएगा जी, 9/√3 और 5 दूनी 10 है ना। तो ये क्या 10 कट जाएगा तो ऊपर में 10 के पावर 6, अरे भाई 10 कट जाएगा तो 10 के पावर 6 बचेगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लगता है कि 10 के पावर 1 कहीं छूट गया है, कम लिए क्या जी, एक सेकंड, हाँ कम लिए ही, ये 50 वाला कहाँ कॉमन किए थे, देखो तो 10 के पावर 1 ये भी है ना, देखो ना 10 के पावर 1 और 9, 10 के पावर 10 12 14, 14 में 6 जाएगा तो 8 ना, हाँ बहुत पाँच ब्लंडर, हाँ चलिए समझ रहे हैं। अरे 5 दूनी 10 तो एक घटा देगा ना पावर को, तो हो जाएगा ये 3√3 गुने 10 के पावर 7। अब 3√3 कैसे, अरे 9 को 3 गुने 3 लिखिएगा, तो 3 गुने 3 लिखिएगा तो 3 रह जाएगा, और एक 3 को क्या √3 गुने √3 तो एक रूट बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यही है आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे, यानी 3 × 1.7 गुने 10 के पावर 7, 5.1 गुने 10 के पावर 7, यही है 41, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं 42। फॉर्मूला को आपको याद रखना चाहिए सबको, ठीक है। जो भी बताया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फिक्स्ड रॉड, सब याद रखिए। चलिए 41 के बाद है 42। कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। अरे ये तो डेरिवेशन में ही बता दिए थे इसका, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, डिफरेंशिएट करके निकाल देना है और क्या, ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, डेरिवेशन में भी ये बताए थे एक्चुअली, एक रिंग है जिसमें कि चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका रेडियस R है, तो पूछा गया कि इसके एक्सिस पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। सवाल सुनिए, एक रिंग है जिसका रेडियस R है, उस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो बोला है कि तो इस रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो इसके लिए देखिए हमने आपको बता रखा था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इधर हम E cos थीटा लाए थे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली जो फॉर्मूला आया था यानी E cos थीटा का यही था ना, E टोटल यही था, E cos थीटा बराबर E नेट है। तो ये जो E नेट का फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाए थे, वो लाए थे जरा याद कीजिए, तो क्या था Q × x, अगर मान लीजिए कि दूरी क्या है x है, अभी फिलहाल तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, बाई 4πε0 r² + x² के पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो तो कोई भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, उसको उसके ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर दीजिए। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, उसको उसके ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर दीजिए। तो DE नेट अपॉन dx बराबर 0। देखो ना, इसमें वेरिएबल कौन है, x ही है ना, तो कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो कर दो, तो कांस्टेंट टर्म को सबको बाहर ले लें, Q 4πε0 क्या है, कांस्टेंट टर्म, सबको बाहर ले लीजिए। Q 4πε0 d/dx x अपॉन r² + x² के पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ऐसा तो बता रखे हैं, ठीक है, बराबर 0, ठीक। अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो इधर आके ऐसे ही 0 हो जाना, देखो ना ये इधर आएगा डिवाइड में, तो 0 बाई कुछ भी करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहीं से लिखिए, तो r² + x² के पावर 3/2
और ये dx बाई dx है ना। देखिए ना, पहले इसको मल्टीप्लाई में लेके इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई में लिया जाता है और फिर डिफरेंशिएट किया जाता है इसको। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन क्या किया जाता है, नीचे वाले का स्क्वायर है ना। बराबर 0। तो ये तो ऐसे ही उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म ही रह जाएगा सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और ये क्या 1 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर आधा हो जाएगा। 3/2 में से एक जाएगा तो आधा। और देखिए इसमें वेरिएबल अभी भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, x का 2x कट, इधर से ये बच जाएगा, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई में क्या 3/2 यहाँ पे आएगा ना, एक्चुअली होता है ना, जैसे ये पूरा को x मान लीजिए तो x के पावर n, तो n इंटू x के पावर n माइनस 1। अब क्या 2 से 2 चला गया, ठीक है ना। अरे सही कर रहे हैं ना जी, गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, तो ये बात रहा हम लोगों का। तो हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इधर में 3x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा r/√2। आई बात समझ में। चलिए तो ये बातें हो गई है ना बाबू। ये कौन सा था 42। इसमें क्या था, सिर्फ डिफरेंशिएशन था और क्या है ना। और ये ऐसे भी बताया गया था जब डिराइव कर रहे थे, तो सब कुछ बताए थे वहां पर, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्या होगा नहीं होगा। सिर्फ ग्राफ नहीं बताया, ग्राफ एक ही बार बताएंगे, गॉस थ्योरम वगैरह भी पढ़ा लेंगे तो सारा ग्राफ एक ही बार बताएंगे पूरा अच्छे से कि ग्राफ कैसा कैसा पॉसिबल है, ठीक है ना। चलिए तो अलग ही एक टॉपिक बनाएंगे, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से ही बनाते हैं। चलिए 42 हो गया। 43 में वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन and a total charge q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? You may answer this part without making any numerical calculation. बिल्कुल हाँ। देखिए एक वायर था, उसको क्या किया गया कि एक वायर है, उस पे चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और उसको क्या किया है कि रेगुलर हेक्सागोन में मोड़ दिया गया। तो पूछा है कि तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और रेगुलर हेक्सागोन क्या, यूनिफॉर्म रेगुलर हेक्सागोन, यानी सभी साइड्स बराबर थे, तो 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी कुछ सोचने वाली बात है, बताइए। जैसे देखिए 43 होगा ना जी, वो 43 में देखिए रॉड पे यूनिफॉर्मली चार्ज था रेगुलर हेक्सागोन, उसको बना दिया गया। तो इतना तो तय है कि आपको रेगुलर हेक्सागोन है, देखिए हम जो बनाए उसमें थोड़ा बड़ा छोटा साइड लग रहा है, लेकिन साइड बराबर है ना, सभी साइड क्या है बराबर, ये सभी साइड क्या है बराबर, सभी साइड क्या है बराबर है, ठीक है। तो पूछा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, अब देखिए एक रॉड को आप हेक्सागोन के तौर पे मोड़ दिए ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आराम से आप बता सकते हैं। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, देखिए ना ये एक रॉड की तरह, इसको सिर्फ सोचिए, कंप्लीट तो एक रॉड ये है ही, लेकिन अब मानो कि इस रॉड को 6 भाग में तोड़ दिया गया, 6 रॉड है, 1 2 3 4 5 6 रॉड है यहाँ पे, और 6 के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ई, इसके चलते कैसा आएगा, ऐसा।
E। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा? बोले कैसे हमको पता कि बराबर ही आएगा? अरे भाई सेंटर से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर ही है ना, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे है, जितना इसका लंबाई उतना ही इसका ही लंबाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं सेम आएगा यहाँ पर? और डायरेक्शन क्या? इसके लिए इधर, इसके लिए इधर। सिमिलरली आपको इस रॉड के लिए इधर और इसके लिए इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसके लिए क्या? इधर, और इसके लिए इधर। हो तो गया, सब एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। समझ में आया क्या? सब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों, ये दोनों, ई टोटल 0, खलास, खत्म। आई बात समझ? जैसे एक रॉड को रेगुलर हेक्सागोन बनाए और सब बराबर साइड था, हेक्सागोन का साइड क्या था? बराबर था, तो अब वो जो हेक्सागोन बन गया तब ये 6 रॉड की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो 6 रॉड का, इस वाले रॉड का, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग इस पॉइंट पे निकाल दीजिए, और सबका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा सबका। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई सबका सेम है और सबसे सेंटर की दूरी भी सेम है, चार्ज सब पे सेम ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए, तो ये था 43। आते हैं 44 में। 44 में सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस a carries a total charge q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center of the electric field at the center of the remaining wire. देखिए, इस सवाल में बहुत लोग गलती करते हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत होता है। वर्मा साहब को थोड़ा और क्लियर लिखना चाहिए था, उन्होंने कट ऑफ लिख दिया। एक्चुअली बिहार के रहने वाले हैं तो अंग्रेजी थोड़ा तंग हाथ होगा उनका भी, समझ रहे हैं फीलिंग्स को हम, ठीक है? हम भी बिहार से ही हैं, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ हम लोगों का तंग होता है, ठीक है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना? तो और ये किताब जिस समय लिखे थे आपको 84-83 के टाइम में, वो तो खुद एक्सेप्ट करते हो, खुद बोलते हैं कि उस टाइम हमें इंग्लिश नहीं आता था, ठीक है? जब वो IIT कानपुर में गए थे उसके बाद इंग्लिश उन्होंने अपना इम्प्रूव किया, ठीक है? पढ़ने नहीं गए थे, पढ़ाने गए थे, ठीक है? बताओ कितनी अच्छी बात है, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए, तो बोला गया कि एक क्या है, ये वायर है, बोल गया सवाल क्या था? सर्कुलर वायर। हाँ देखिए, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस a है, उस पे चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और उस वायर को इतना काटा गया, काटते काटते एकदम से dl छोड़ दिया गया, सिर्फ कट ऑफ, dl कट ऑफ, यानी काटने के बाद सिर्फ dl बचा, तो वही बचा हुआ पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो अरे डीएल ही बचा है ना, तो बच्चा सोचता है कि अच्छा है डीएल काट के हटा दिया गया है और बाकी जो पार्ट बच गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर गलती वही, अरे आपको इतना उसको काटा गया कि सिर्फ डीएल ही छोड़ा गया, कट ऑफ वर्ड यूज किया गया है, ठीक है? यानी छोड़ा गया क्या? डीएल, रिमेनिंग पार्ट डीएल ही है, ठीक है ना? यानी एक सर्कुलर वायर था, उसको काटते हुए सिर्फ डीएल छोड़ दिया गया, तो उस डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। तो देखिए, तो टोटल चार्ज क्यू था, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी, सर्कुलर लूप है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा लैम्डा, तो क्यू बाई 2 पाई ए, है ना, 2 पाई आर, ठीक है? अब जो बच गया है लेंथ डीएल, तो डीएल में चार्ज क्या हो जाएगा? जो मेरा चार्ज रिक्वायर्ड है, चार्ज इन डीएल बराबर हो जाएगा क्या जी? लैम्डा इंटू डीएल। अब इसी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, कहां पर पूछ रहा है? कहां पर पूछ रहा है? कहां पर? 44 है ना? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कहां पूछना है भाई? 44 फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, है ना? सेंटर पे,
तो सेंटर पे तो पूरा पार्ट को काट के हटा दिया गया, यही बाबू बच गए डीएल। ये जो डीएल बाबू थे यही बच गए और बाकी को काट के हटा दिया गया। तो इसके वजह से आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। यहाँ पे भाई जब सेंटर था तो सेंटर का दूरी इस पार्ट से क्या है, ए है कि नहीं है। तो चार्ज पता है ही इस पे, तो निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, चार्ज क्या है Q बाई 2 पाई, क्या लिखें 2 पाई A है ना इंटू DL है ना, ओके, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ही इतना है बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, a स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Q dl बाई 4 दूनी 8 होगा ना, 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर, पाई का काम खत्म, एप्सिलॉन नॉट a क्यू, यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, 44 का यही हो जाएगा जी। चलिए अब है 45। 45 में पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब at a distance d from its center. Find the electric field at the center of the cube due to the charge appearing on its surface. क्या बात है, ये सवाल अभी पूछ दिए, इनको पूछना चाहिए था गॉस थ्योरम के बाद, लेकिन खैर पूछ दिए तो पूछ दिए, अब क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जाना है। देखिए ध्यान दीजिए, एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर से d दूरी पर एक चार्ज रखा गया है Q। क्यूब के सेंटर से कौन सा सवाल है, 45, एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा गया है ना, और कितना दूरी पर, d दूरी पर, कितना है ये दूरी, d है ये वाला दूरी, ठीक है। और एक क्यूब कैसा है, कंडक्टिंग क्यूब है, कंडक्टिंग क्यूब। देखो इसी में जादू है, ये वर्ड कंडक्टिंग वर्ड में ही जादू है बाबू, इसी से सारा कांड हो गया। ठीक, देखिए सवाल इन्होंने कहा कि एक चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर से कितना दूरी पे चार्ज रखा गया है, d दूरी पर, ठीक है। और क्यूब कैसा है, कंडक्टिंग है, यानी एक कंडक्टिंग क्यूब के सेंटर से d दूरी पे चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो पूछा गया कि तो ये जो क्यूब के सरफेस हैं, भाई कंडक्टिंग है तो सरफेस पे चार्ज तो होगा, तो क्यूब के सरफेस पर जो चार्ज है उसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा जा रहा है, ये जो क्यूब के सरफेस पर जो चार्ज है, कंडक्टिंग क्यूब है तो सरफेस पे चार्ज तो होंगे, तो क्यूब के सरफेस पर जो चार्ज है उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 6 सरफेस क्यूब में है, सभी सरफेस पे चार्ज है, या कोई 3 पे है 2 पे हमको नहीं पता, लेकिन सरफेस पे चार्ज तो होगा, कंडक्टिंग है तो पूछा गया कि तो सरफेस पे जो चार्ज है उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सरफेस के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के वजह से आया है ना, उसी के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बराबर 0। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो ये कंडक्टिंग सरफेस है जिसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो इसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरीके का है, 2 तरीके का है क्या, इसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरीके का होगा। एक इस चार्ज के वजह से, देखिए इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस चार्ज की वजह से क्या, इधर है ना,
चार्ज पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपको, तो पूरे सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए कि नहीं। पूरे सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर होगा, इधर, यानी ई एस लिखें, ई सरफेस समझिएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ई सरफेस और ये ई क्यू, इसकी वजह से ई सरफेस और ई क्यू होना चाहिए कि नहीं। अरे जब जीरो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस चार्ज की वजह से जो इधर है, तो पूरा सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो और इसी के बराबर होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों, क्योंकि किसी के भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। याद कर लीजिए, गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से समझाए, ठीक। चलिए लिख दीजिए, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसके वजह से यहाँ पे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है Q, और दूरी क्या है d²। इसके वजह से इधर था तो इसके वजह से क्या आ जाएगा इधर, यानी अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके अपोजिट होगा कंडक्टिंग सरफेस का। चलिए, तो ये हो गया हमारा 45। अब आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दें, 45 के बाद अब 46। में क्या कहा गया है जी, कहा गया कि पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg एंड कैरिंग ए चार्ज इतना कूलम इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। आसान सा सवाल है, कर लेना चाहिए। देखिए एक पेंडुलम का बॉब है जो कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है। के वोल्ट पर मीटर, और इस पे बॉब पे चार्ज क्या है वो भी दिया गया है कि बॉब पे जो चार्ज है वो कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁸ कूलम। इसका मास भी दिया गया बॉब का, मास दिया गया है बॉब का 80 mg। तो पूछा गया कि इस राशि में टेंशन क्या होगा, पूछा गया कि इस राशि में टेंशन क्या होगा जी, इस राशि में टेंशन क्या होगा ये पूछा गया है। मास दिया गया 80 mg है ना, 80 mg मास है। चलिए एक बात बताइए, सबसे पहले तो कि ये इधर ऐसे रहेगा नहीं, ये बॉब ऐसे नहीं रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया तो ये बॉब का पोजीशन कैसा हो जाएगा, देखिए इस बॉब का पोजीशन को समझिए बाबू। बॉब का जो पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। इस पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो क्या होगा QE, और एक फोर्स नीचे में लगेगा mg, है ना जी। अब निकालिए कि कितना कितना है, तो mg कितना हो जाएगा, 80 mg है। बताओ इतना बदमाशी किया जाता है, बताइए 80 mg का mg निकालिए, बताओ 80 mg का mg निकालना पड़ रहा है हम लोग को। 80 और मिलीग्राम है तो 10⁻³
ग्राम बनाने के लिए, और ग्राम को केजी बनाने के लिए फिर 1000 से भागा, 10 के पावर माइनस 3। चलिए और 10 से गुना कर दो। 10 से क्यों, अरे जी, या 9.8 से कीजिए। चलिए 9.8 से करते हैं, वर्मा साहब 9.8 लेने वाले आदमी हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा जी, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बताओ, मल्टीप्लाई करना थोड़ा बड़ा चीज है। तो 10 के पावर माइनस 5 सबसे पहले लिखिए, अब 8 में गुना कर दो इतना से, तो 80 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको 78.4 होगा ना, देखो ना भाई, अरे भाई 0.2 इंटू कहने का मतलब कितना, 8 करो तो 1.6 आएगा, तो ये ऐसा, ठीक। चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F ही निकालो तो देखो ये 20 किलो के दिया गया, यानी किलो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट न्यूटन पर कूलम तो ही होता है इसका यूनिट, वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं, नहीं लिखेंगे, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखते हैं, dV बाई dr नहीं लिखते, तो V का वोल्ट, R का m, वोल्ट बाई मीटर। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20, QE निकाल रहे हैं, पहले Q लिख लीजिए, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। आप देखिए ये क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 किलो वोल्ट, तो 10 के पावर 3, अरे 20 में 10 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, सही लिखे ना सब कुछ, चार्ज इतना, ये इतना, तो मेरा हो जाएगा ये 20 दूनी 40 है ना, 40 गुने 10 के पावर माइनस 5, ऐसा, ठीक है, सही लिखा है ना, QE 20 G सही है। यहाँ देख लीजिए तो ये सही है ना, इसको ऐसा कर लो 10 ले लो, आसान होगा सॉल्व करने में, बताओ कितना बदमाशी है, हम लोग 10 लेते हैं तो 9.8 वाला, और ये लेते हैं तो ऐसा, तो 80। देखिए ऐसा ऐसा आया, तो रिजल्टेंट फोर्स जो भी होगा वो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ऐसा हो जाएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए ध्यान दीजिए, देखो ये ऐसा है ना, टेंशन था इधर, टेंशन ही पूछा जा रहा है नाम से, ठीक है, तो टेंशन क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही ना टेंशन होगा जी, अरे भाई ये इधर, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन बैलेंस कर रहा है, तो तुम बोलोगे सर नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे, T cos थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, T sin थीटा F को बैलेंस कर रहा है, भाई बात वही हो जाएगा, इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी टेंशन बराबर ये दोनों का रिजल्टेंट, टेंशन बराबर Fe प्लस mg का रिजल्टेंट, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 5 को बाहर ही रखते हैं, अच्छा रहेगा, है कि नहीं, 10 के पावर माइनस 5 को बाहर रखिए, और वो क्या है 80 है और 40 है, तो 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6400 प्लस 1600, 8000, तो 10 के पावर माइनस 5 और ये 8000, 8000 को ये करिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 बाहर निकाल लो, तो 10 के पावर माइनस 5, 10 बाहर क्यों, 100 को बाहर निकालिएगा 100, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 10 बच जाएगा ना, उसका स्क्वायर रूट 10 होगा। अब 80 को क्या लिख सकते हैं, 16√5, अच्छा लो पहले 80 लिखो तब 16√5 लिखो, वाह, 10 गुने 10 के पावर माइनस 5 गुने 80, तो क्या आ जाएगा 4√5, तो ये हो जाएगा 40 गुने 40√5 करिए पहले, गुने 10 के पावर माइनस 5, है ना,
समझ में आ रहा है कि क्यों हमने टेंशन बराबर इसका और इसका रिजल्टेंट लिखा? क्योंकि भाई टेंशन ही है ना, टेंशन ही है जो इसको और इसको बैलेंस कर रहा है। तो बहुत लोग किताबी भाषा में चलते हैं कि नहीं हम एकदम किताब से चलेंगे, यहाँ पे पहले एंगल थीटा निकालेंगे, टी कॉस थीटा और एम जी और टी साइन थीटा और एफ टी। अरे भाई वही बात है ना, टी का ही दोनों कंपोनेंट दोनों को बैलेंस कर रहा है और टी का दो ही कंपोनेंट है, तो नहीं कह सकते कि टी बराबर ये और ये। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में भी तो है, ये क्या है, रेस्ट में है, बॉब रेस्ट में है, यानी टी बराबर ये दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स रेस्ट में नहीं होता तब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन क्या है ये रेस्ट में। चलिए ऐसा यही हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया 46, ओके 46। चलिए चलो ठीक है ना। चलो इसको कर लीजिएगा, 2.2 वैल्यू रख देना, √5 का आ जाएगा आंसर जो किताब में वही। कभी कभी किताब वाला आंसर तो थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है तो बच्चा लोग डाउट में, अरे तो गड़बड़ हो गया, मास्टर गलत बता दिया क्या। नहीं चलिए ओके है ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा 47। बहुत सवाल करने हैं जी। चलिए 47 में क्या है, 47 में है बात ये, A particle of mass m and charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field. How much distance will it travel before coming to momentary rest? मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्या था ये इलेक्ट्रिक फील्ड? E था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में एक पार्टिकल को फेंका गया, यानी दौड़ाया गया u वेलोसिटी से, और इसका मास क्या था, m था। तो पूछा गया कि आपको रेस्ट में आने से पहले ये कितना चला होगा। सवाल समझ रहे हैं? सवाल में है और इसका चार्ज भी इस पर दिया गया था कि q है, चार्ज कितना है, q। बोला गया कि एक पार्टिकल जिस पर चार्ज q है, जिसका मास m है, उसको u वेलोसिटी से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया। तो बोला गया कि आपको रेस्ट में आने से पहले कितना चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसको फेंका गया इधर। इस पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किधर लगेगा, इधर लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो फोर्स इस पे इधर लगेगा बाबू। देखिए ध्यान दीजिए, चार्ज पर फोर्स लग रहा है इधर, कितना, QE। अब फोर्स इधर लग रहा है और ये चल रहा है इधर, तो ये एक्सेलरेशन का केस है कि डी एक्सेलरेशन का? डी एक्सेलरेशन का केस है। किसका केस है? डी एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो डी एक्सेलरेशन होगा, तो आप डी एक्सेलरेशन निकालिएगा तो डी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स बाई मास। तो QE बाई m, इस पर फोर्स लग रहा है कितना, QE, इसका मास क्या है, m, है ना। यानी ये जा रहा है इधर और इसको धक्का दे रहा है इधर, इधर चलो, तो जाहिर सी बात है रेस्ट में आएगा ही आएगा। तो बोला है तो रेस्ट में आने से पहले कितना चला होगा, तो निकाल दीजिए ना, फॉर्मूला जानते हैं, डी एक्सेलरेशन बराबर v² बराबर u² माइनस 2as। फाइनली इसको क्या होना है, रेस्ट में आना है, रुक जाना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0। तो 0 बराबर u² माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, QE बाई m इंटू s। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो s निकाल दीजिए।
एस बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर उधर चला जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2QE बाई एम, एम कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना। अरे बाई एम इसके बाई में लिखे ऊपर लिखे, बात देखिए ना। चलिए 47, अब आते हैं 48 पे। दिया गया है 48 में ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज, ऐसा ऐसा ये पार्टिकल लेते हैं जिसका मास 1 ग्राम, आधा ग्राम, 8 मिलीग्राम, 10 माइक्रोग्राम, ऐसा ही लेते हैं। बता ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 2.5 में 10 का 4 कूलम इज लिस्ट फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना find the electric force and the force of gravity acting on this particle. Can one of these force be neglected in comparison with other? B. How long will it take for the particle to travel a distance of 40 meters? C. Particle with the speed of the particle after traveling this distance. How much is the work done by the electric force on the particle during this period? इतना सवाल, 4 सवाल एक ही सवाल। चलिए देखिए 48 में आसान सा सवाल है ये भी। में कहा गया कि आपका एक पार्टिकल 1 ग्राम का है, चार्ज इतना है, रिलीज किया गया, रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है वो क्या है जी, 1.2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक, चलिए, और जो पार्टिकल है उस पर भी चार्ज दिया गया है, क्या दिया गया है, 2.5 गुणे 10 के पावर -4 कूलम। ठीक, इसका मास भी दिया गया है, मास कितना है जी, 1 ग्राम। ठीक है, चलो पूरा डायग्राम हो गया इसका। पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो निकालिए ही, ग्रेविटी वाला फोर्स भी निकालिए, क्या है दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई एक निगलेक्ट हो सकता है, दूसरा में कि कितना ये चलेगा। आपको एक्चुअली ये नहीं, दूसरा पूछा है कि 40 मीटर चलने से पहले कितना समय लेगा, 40 मीटर चलने में। तीसरा पूछा गया कि स्पीड क्या होगा वहाँ पे, चौथा की वर्क क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो कहा गया कि आप निकालिए, सबसे पहले सवाल को समझिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड था इतना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल को रखा गया है जो कि अभी क्या है, रेस्ट में है ना। इस पे चार्ज इतना है और इसका मास इतना है, तो पूछा है कि तो इस पे पहले दोनों फोर्स निकालो, ग्रेविटी फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो निकाल दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू, यही होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो क्या हो जाएगा, क्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और ई है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4, ये कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 1.2, तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन होगा क्या। अब mg निकालिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 ग्राम है, तो 1 गुने 10 बटा 1000 करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 0.1 न्यूटन, यानी सॉरी 0.01 न्यूटन। तो क्या इसको इसके रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, 100 गुना से भी ज्यादा, ये 300 गुना ज्यादा है इससे, ये 3 न्यूटन इससे क्या है 300 गुना ज्यादा है, तो हाँ निगलेक्ट कर सकते हैं, यस इग्नोर करेंगे, यस आपको mg नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, mg क्या है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल। पहला सवाल इसका हो गया 48 का। दूसरा में है कि ये 40 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा, तो निकाल दीजिए। चलने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि ये mg फोर्स तो नेग्लिजिबल हो गया,
तो अब कौन सा फोर्स है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डायरेक्शन में ही ऐसे चलेगा चार्ज ऐसे। तो उसके लिए आपको क्या फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय मास। तो कितना QE बाय m बराबर QE कितना आया 3 आया, और मास कितना 1 ग्राम है। तो 1 और ग्राम को केजी बनाने के लिए क्या करोगे, 1 में 1000 से भागा दो तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी एक्सेलरेशन आ गया 3000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, तो कि 40 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा, 40 मीटर या सेंटीमीटर देख लेते हैं जरा। 48 में 40 सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए, तो 40 सेंटीमीटर चलने में कितना टाइम लेगा, तो 40/100 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, हाफ AT स्क्वायर, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है ये इंटू T स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए, 1 0 से 1 0 को हटा दीजिए, अब ये क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8, और देखिए तो ये जो है ये क्या आ जाएगा, बाई में आ जाएगा ना, ये 8/3, और ये 10 के पावर 3 और ये 4, 10 के पावर -4 ऐसा। अब तुम लोग बोलोगे कैसे, अरे देखो ना भाई, बाई 1000 नीचे ही आएगा ना, और 1 0 और है, नीचे में 10 के पावर 4, तो इसको ऊपर में 10 के पावर -4 लिख दीजिए बराबर T स्क्वायर। T निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से 2√2/3 गुने 10 के पावर -2, यही क्या हो जाएगा टाइम, इतना ही टाइम लेगा, है ना। चलिए, अब √2 का वैल्यू रख दीजिएगा 1.4। तीसरा में कहा गया, तो वहां पे स्पीड क्या होगा, जब 40 मीटर चल चुका होगा तो स्पीड क्या होगा, तो उसको आप निकाल सकते हैं दो तरीके से, v² और u² प्लस 2as से, लेकिन हम कहेंगे कि इससे निकाल लीजिए, ज्यादा आसान होगा। v बराबर u प्लस AT, u तो 0 है और a और t भी तो हमको पता है, 40 मीटर चलने में आखिर इतना टाइम लिया है ना, और a भी पता है, तो क्या हो जाएगा 3000 गुने t क्या है 2/3 गुने 10 के पावर -2, 3 से 3 गया, 2 0 इधर उड़ गया, तो क्या बच गया 20√2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 का वैल्यू 1 पॉइंट कितना रखें 4 ना, तो 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए, अब लास्ट में पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना वर्क किया होगा। इसका C सेक्शन था ये, और ये वाला B सेक्शन था 48 का, एक्चुअली 48 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और अब इसका D सेक्शन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वर्क डन क्या हुआ होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना था 3 न्यूटन, है ना, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, एक्चुअली चला है ना 40 सेंटीमीटर, तो 40/100, तो ये कट गया, यानी 1.2 जूल, ठीक है। ये क्या हो गया वर्क, ये हो गया कौन सा 48 भाई साहब, ठीक है ना। चलिए, ओके ओके ओके, चलो ये हो गया, और 1 पॉइंट ये, चलिए ठीक, एक सेकंड भी गलत आ गया है जी, v बराबर u प्लस AT है ना, तो एक्सेलरेशन सॉरी a इंटू टी, तो एक्सेलरेशन सही है, t भी सही पुट किया है ना, 2√2 बाई ये 3 इतना, तो ये आपको ठीक है। एक सेकंड सवाल सी में पूछा गया क्या, हम कहीं गलत तो नहीं सीखा, कौन यही सवाल ये कर लिए,
सी में कहा गया है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस, कि आपको ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्पीड क्या होगा। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम आया है वो आया है आपको 2√2, तो यानी आपको उसको कर दीजिएगा। एक्चुअली टाइम में थोड़ा सा टाइम में मिस्टेक हो गया है क्या, ये एक सेकंड, ये तो सही है, एक्सेलरेशन सही निकाले हैं ना, एक्सेलरेशन तो नहीं निकाल दीजिए 48 में। एक सेकंड, 48 थोड़ा सा देख लेना तो भाई, 3 न्यूटन, तो 3/ये करिएगा तो सही है। हाँ 3/1 ग्राम, एक ही ग्राम है ना, 1 ग्राम जी। तो चल कैसे आ सकता है, चलिए। तो ये आ गया 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1000 ऊपर चला गया। अब यहाँ देखिए 40 सेंटीमीटर ही था ना, 40 सेंटीमीटर 48 का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40/100 किया, 1 0 से 0 कट गया, 4/10 बचा, ठीक है। 4 दूनी 8 कर दिए, ठीक है। और ये 3 इधर आ गया। ओह सॉरी, ओह माय गॉड, हम लोग ब्लंडर कर दिए थे यहाँ पे। ये √3 है ना एक्चुअली, देखो ना ये √3 हो जाएगा ना, इसको छोड़ दिए थे। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली में √3 हो जाएगा भाई साहब। तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई है ना, अरे 3 है ना, तो 3 को काटिएगा तो क्या √3 बच जाएगा ना, यहाँ पे 3 को √3 से काटिएगा तो वही सोचे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। चलिए तब कितना आ जाएगा, इसमें 1.7 से गुना कर दो भाई, √3 का वैल्यू आता है ना इतना, तो हो जाएगा 8 7 56, तो ये करीब करीब 49 मीटर पर सेकेंड। चलिए ओके 48, अब देखते हैं 49। आइए देखो 49 देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, देखते हैं 49 में क्या कहा गया बाबू। 49 में कहा गया a ball of mass 100 gram and having a charge 4.9 into 10 to the minus 5 coulomb released from rest in a region where the horizontal electric field इतना exist है ना। Find the resultant force acting on the ball, what will be the path of the ball, where will the ball be at the end of 2 seconds। देखिए एक बॉल है, इसका मास दिया गया है 100 ग्राम। ये आपको एक्चुअली में ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ कूलम।
यही है ना। और चार्ज इस पर दिया गया है 4.9 और इस पे चार्ज लिया गया 4.9 लिया गया। इसका इशारा समझो, इसका इशारा है कि आपको जी का वैल्यू 9.8 लेना है। 4.9 इंटू 10 के पावर -5। समझिए सवाल में कहा गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास 100 ग्राम है, जिस पर चार्ज इतना दिया गया है, ठीक है। उसको एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में? हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि तो इस चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा और ये आपको किस पाथ पर चलेगा, ठीक है। और फिर क्या पूछा गया लास्ट में सी में कि आपको 2 सेकंड के बाद बॉल कहाँ पे जा चुका होगा, ठीक है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब इसको ऐसे रखा गया तो इस पर 2 फोर्स लगेगा। एक तो लगेगा mg जो नीचे लगेगा, ठीक है। mg का वैल्यू चाहे तो हम निकाल सकते हैं, कितना 100 ग्राम। इसको ऐसा कर लो 1000 से भागा दो, और g का वैल्यू 9.8 रखिए यहाँ पे, क्योंकि ये 4.9 रखा गया, 2 से मल्टीप्लाई करो 9.8 ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपको एक्चुअली 0.98 न्यूटन mg आया। अब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, इस पे एक और फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स है? वो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगा, वो कितना लगेगा? QE, और QE का वैल्यू भी निकाल लीजिए ना। तो QE का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q कितना है? 4.9 इंटू 10 टू द पावर -5, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ये क्या हो जाएगा? 9.8 गुने 10 के पावर -1 बराबर 0.98 न्यूटन। देखिए इस पे 2 फोर्स लग रहा था, एक इधर और एक इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एकदम से ऐसे हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा ना। देखिए जब दोनों फोर्स बराबर हो, ये वाला और ये वाला, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इसके साथ भी 45 बनाएगा और इसके साथ भी 45 बनाएगा, 45 डिग्री। रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी 0.98, ये भी 0.98, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स एफ रिजल्टेंट, वो क्या हो जाएगा? इतना 0.98√2 होगा कि नहीं? कैसे? अंडर रूट इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, तो इतना ही आएगा। चलिए वेक्टर के तरीके से निकालना है ना, समझ रहे हैं? अरे 2 फोर्स, एक इधर और एक इधर दिया गया है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालिएगा? ये वाला फोर्स का स्क्वायर प्लस ये वाला फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वाला फोर्स इंटू ये वाला फोर्स इंटू cos 90 0, तो प्लस 2 वाला तो टर्म ही कैंसिल हो गया। तो क्या बच जाएगा? अंडर रूट इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। चलिए पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट में बोला गया कि आपको ये जो चलेगा बॉल, वो किस रास्ते पे चलेगा? तो इसी रास्ते पे चलेगा। कितना बच्चा सोच रहा होगा कि सर प्रोजेक्टाइल नहीं चलेगा। अरे भाई प्रोजेक्टाइल क्यों चलेगा? प्रोजेक्टाइल तब चलता है ना जब आप वेलोसिटी जो है वो इधर का दे दें, या तो कोई एंगल बना कर दे दें, और फोर्स सिर्फ और सिर्फ नीचे लगा हो, फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, तब ना प्रोजेक्टाइल चलेगा। लेकिन यहाँ तो फोर्स दोनों डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी है, तो ये क्या थ्रू आउट ऐसे चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इसका पाथ जो होगा वो क्या होगा? अलोंग रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि पाथ इज मेकिंग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ क्या? देखो ये हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस के साथ क्या 45 डिग्री एंगल बना रहा है। दूसरा, तीसरा कि 2 सेकंड में कितना चल चुका होगा। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाली, तब ना 2 सेकंड निकालिएगा। तो एक्सेलरेशन और क्या? रिजल्टेंट फोर्स बाय मास। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0.98
बाई रूट 2 और मास कितना है जी 100 ग्राम है। 100 और 1000 क्यों किए? ग्राम को केजी में बदलने के लिए नीचे में 1000 से भागा दिया तो ऊपर चला जाएगा ना। तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया कितना 9.8 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना चला होगा वो नहीं निकाल लेंगे, इनिशियली तो रेस्ट में ही था। ये बोलेगा कि सर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। भाई क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, आपको इसको ऐसे रखा गया है तो रेस्ट में ही होगा ना, या तो बोला भी क्या होगा देख लेते हैं। रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट वर्ड यूज किया भी गया है, ये आपको इसको रेस्ट में ही रखा गया था। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है जी कि डिस्टेंस वेयर विल बी द बॉल एट द 2 सेकंड। डिस्टेंस पूछ रहा है तो a बराबर हाफ टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 9.8 इंटू रूट 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। 1 2 से 1 2 कट गया तो ऐसा आ गया a बराबर 9.8 इंटू 2 इंटू रूट 2। 9.8 क्या हो जाएगा 19.6 रूट 2, यही हो जाएगा। चलिए ये हो गया 49। अब देखते हैं 50 है ना जी। चलिए आ रही बात समझ में कि नहीं? 50 में क्या है, सवाल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। में बोला गया द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज ए मास 40 ग्राम एंड ए पॉजिटिव चार्ज इतना, इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड, ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज स्विच ऑन, हाउ मच टाइम टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। देखिए एक बॉब है, इसका मास दिया गया है, कितना दिया गया है जी 100 ग्राम। चार्ज भी दिया गया इस पे, मास 40 ग्राम सॉरी। ठीक है, चार्ज भी दिया गया है, क्या दिया गया है चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है 4 गुने 10 के पावर -6 कूलम। ठीक, इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड। बोला गया कि 45 सेकेंड में ये 20 ऑसिलेशन करता है। 45 सेकेंड में कितना 20 ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लेता होगा, तो एक ऑसिलेशन में टाइम लेता होगा 45/20। तो 45/20 का मतलब क्या हो जाएगा जी, ये 2.25 सेकेंड, यानी 2.25 सेकेंड लेता है एक ऑसिलेशन करने में ये टाइम। तो यानी टाइम पीरियड है ये 2.25 सेकेंड, क्या है इसका टाइम पीरियड है। ये क्या है इसका टाइम पीरियड है इस पेंडुलम का। बोला गया कि ये तब था जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं था, सिर्फ आपको ये ऐसे ही था, यानी एक पेंडुलम का मास इतना था और चार्ज उस पर इतना था, और वो एक 45 सेकेंड टाइम लेता था 20 ऑसिलेशन करने में। ठीक है, तो बोला गया कि अब क्या किए कि एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिए, स्विच ऑन कर दिए ऊपर की ओर। तो पूछा गया कि तो अब 20 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लेगा। तो देखिए ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा,
टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो एक्चुअली ये सिंपल पेंडुलम के लिए होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो देखिए ये आता कैसे है, एक्चुअली में ये आपको आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन टॉर्क। तो टॉर्क यानी कि अगर टॉर्क की बात करें तो अभी मैं फिलहाल सिर्फ एक फोर्स mg इस पे लग रहा था, तो आपको mg का जो हम टॉर्क निकालते थे आपको वो क्या आता था, mg l आता था अगर इसका लंबाई l ऐसे होता था। तुम बोलोगे सर mg तो नीचे लग रहा है ना, बहुत लोग के मन में सवाल होगा कि mg तो नीचे लग रहा है, ठीक है, तो mg नीचे लग रहा है तो mg का भाई टॉर्क कैसे ये हो गया आपको mgl हो गया, ठीक है। तो बेटा वो SHM जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से वो पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल उतना मेरे पास ये नहीं है टाइम कि आपको पूरा SHM क्लियर करें, लेकिन बस इतना आपको फील आने के लिए समझा रहे हैं कि एक्चुअली में वो टॉर्क होता है जो आपको क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर एक्चुअली जो सिंपल पेंडुलम का वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन टॉर्क करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये बात, लेकिन अब जो टॉर्क होगा उसमें एक फोर्स और आ गया, वो कौन सा फोर्स है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपको किया गया तो अब जो हो जाएगा G के जगह पे आपको सिर्फ G नहीं रखा जाएगा, आप देखिए इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऊपर लग रहा है जो कितना है QE बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ई कितना है जी 40 नहीं 50 है ना, ई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 ये हो जाएगा 2.5 गुने 4 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 है और ये 4 10 के पावर माइनस 2 बराबर 1/10 यानी 0.1, ठीक ऐसा। अब ये ऐसा आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और नीचे में कौन सा फोर्स है mg, ठीक है ना। तो अब जो है ना, अब जो g इफेक्टिव हो जाएगा यानी इफेक्टिव एक्सेलरेशन g इफेक्टिव जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, आपको ऊपर में भी एक फोर्स लग रहा है, सिर्फ mg लगता रहता तब g इफेक्टिव g होता है, लेकिन अब ऊपर में फोर्स एक लग रहा है तो g इफेक्टिव हो जाएगा g माइनस QE बाई m। तो g का वैल्यू कितना 10 या 9.8 लीजिए 9.8 है ना, माइनस आपको QE कितना है बाबू, QE आया 0.1 अपॉन m, मास कितना है 40 ग्राम, 40 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर ग्राम को ये कर दिया, चलिए तो ये आ गया 9.8 माइनस, देखिए तो ये 1/4 होगा क्या, यानी 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं 0.25, यानी 9.8 माइनस 0.25 ये हो जाएगा 9 पॉइंट आपको 5 है ना, होगा ना। देखिए तो यानी आप इफेक्टिव जी ऐसा हो गया, आप जो टाइम पीरियड आएगा उसके फॉर्मूले में जो आप वैल्यू रखिएगा वो ऐसा रखना है कि आपको नया जो टाइम पीरियड आएगा टी न्यू वो आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई और g का वैल्यू क्या रखना है 9.55 रखना है। यहाँ पे जो आप टाइम पीरियड ये निकाले थे 2.25, यहाँ पे था 2 पाई बाई एल और g का वैल्यू क्या था 9.8 था। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको टी न्यू मिल जाएगा, ठीक है।
देखो ना भाई, टी न्यू नहीं मिल जाएगा, कर दो ना पहला भाई, दूसरा ही कर दोगे तो हो जाएगा। देखो दूसरा बाई पहला कर दो, दूसरा बाई पहला, सेकंड बाई फर्स्ट। समझ रहे हैं? आपको जी इफेक्टिव बदल गया, क्यों बदल गया? क्योंकि टॉर्क बदल जाता है। टॉर्क क्या होता है? बदल जाता है, जिसके वजह से, ठीक है, आपको वो देखिए, ध्यान दीजिए, सेकंड बाई फर्स्ट। और ऐसे भी आप देखिए लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कोई चीज को हम अगर ये ऊपर की ओर फोर्स लगाने लगते हैं तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? घट जाता है ना जी। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, तो टी न्यू बाई 2.25 2 पाई एल बाई 9.55 बाई 2 पाई एल बाई 9.8। 2 पाई से 2 पाई कट गया, अंडर रूट एल से अंडर रूट एल चला गया। तो अब जो आपके पास बचा वो क्या बचा? टी न्यू बराबर, सॉरी, टी न्यू बाई 2.25, और ये क्या चला जाएगा ऊपर, और बाई 9.55 जो बचेगा वो नीचे में, ये क्या रहेगा? अंडर रूट में रहेगा, है ना। और अब जो टी न्यू आएगा वो आ जाएगा 9.8 बाई 9.55 इंटू 2.25, यानी अब जो भी नया टाइम पीरियड है वो क्या है? पुराने वाला से ज्यादा है। देखो ना, 2.25 में इतना से मल्टीप्लाई किया तो 2.25 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, कुछ भी आए। और आपको क्या बोला गया कि आपको 20 ऑसिलेशन पूरा करने में, तो ये तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ना, तो 20 ऑसिलेशन में जो टाइम लेगा वो क्या हो जाएगा? इतना से 20 में गुना कर देना, तो 9.8 बाई 9.55 गुने 2.25 गुने 20, वही आ जाएगा क्या? न्यू टाइम पीरियड। आपको करीब करीब 50 से ज्यादा आना चाहिए कुछ, है ना। चलिए, ओके, आज इतना ही। अब अगले क्लास में